गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 7 मई 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज़ की तरह आपके लिए फिर से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लेके आए हूँ। देखिए जैसा कि आप लिस्ट में देख सकते हैं आज नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा पाएंगे। इन टॉपिक्स के थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में करेंगे क्योंकि वैसे मोस्टली टॉपिक यहाँ पे रिपीटेड ही हैं, कुछ टॉपिक हमारे लिए नए हैं। ठीक है, तो आपसे मैं इसके अलावा सजेशन भी करूँगा कि इन टॉपिक को थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा हैं, तो थोड़ा मैं ब्रीफ में ही यहाँ पे जाऊँगा। तो फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ रहने वाली है पहले हम लोग वो देखेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा एशियन गेम के बारे में क्योंकि इनको पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि चाइना के अंदर होने वाले थे। तो थोड़ा सा एशियन गेम की इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद दिल्ली और सेंटर के बीच में जो इशू चलता है उसको थोड़ा सा देखेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद जो है काफ़ी न्यूज़ में है, बनारस की मस्जिद है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। वीनस मिशन जो है इसरो लॉन्च करने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। थोड़ा वीनस एज अ प्लैनेट उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दूंगा। काउ विजिलेंटिज्म के बारे में एक छोटा सा एक आर्टिकल है, एक्चुअली आर्टिकल भी नहीं, एक तरह का ओपिनियन है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। डेथ पेनल्टी दोबारा से रिपीट हो रहा है, वैसे तो आज का ये एडिटोरियल सेक्शन है लेकिन कुछ खास मुझे इन्फॉर्मेशन इसमें लगा नहीं, लेकिन जितना थोड़ा सा हम लोग यहाँ से ले सकते हैं थोड़ा बहुत। कोलेजियम सिस्टम दोबारा से रिपीटेड है। साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल, ये साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा यहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं। TFR बिलो 2.1 ये हमारे लिए बिल्कुल नया टॉपिक रहने वाला है। किया तो है हम लोगों ने पहले इसको, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हम आपको बताएंगे और उसके अलावा हमारे पास उस MCQs भी हैं हमारे पॉलिटी सेक्शन को लेकर जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो हमारे फ्रंट पेज पे जो सबसे पहली न्यूज़ जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, दिल्ली BJP लीडर बग्गा अरेस्ट बाय द पंजाब, ये आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है एज सच। काफ़ी पॉलिटिकल हंगामा हो रहा है। ये जो बग्गा जी हैं वो दिल्ली में BJP के लीडर हैं और ये बहुत सारे ट्वीट करते रहते हैं। अगर आप इनके बारे में जानते हो तो इन्होंने कुछ केजरीवाल के ख़िलाफ़ में कुछ ट्वीट्स वगैरह किए थे और वो सारी चीज़ें हुई। तो पंजाब की पुलिस इनको स्पेशली अरेस्ट करने के लिए दिल्ली में आई। वो इनको दिल्ली से पकड़ के लेके गए, रास्ते में हरियाणा की पुलिस ने उनको इंटरसेप्ट किया, कुरुक्षेत्र में उनको पंजाब पुलिस से वापस लिया और फिर इसको दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। तो ये बड़ा ये हंगामा यहाँ पे चल रहा है, आप इसको थोड़ा देख सकते हो। एशियन कोविड होल्ड्स अप होंगजो एशियन गेम, तो ये होंगजो जो है एक चाइनीज़ सिटी है जहाँ पे एशियन गेम होने वाले थे सितंबर के महीने में, लेकिन जैसा कि आपको पता है चाइना की एक पॉलिसी है जिसे कहते हैं वो ज़ीरो कोविड है ना, तो ज़ीरो टॉलरेंट पॉलिसी है चाइना की। तो क्योंकि वहाँ पे केसेस बढ़ गए हैं तो इसीलिए चाइना ने इसको कर दिया है पोस्टपोन। तो थोड़ा सा एशियन गेम के बारे में हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। देखिए जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ना, ये एशियन गेम का एक्चुअली लोगो है, सिंबल है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, एक सन है, ठीक है, और सन के बीच में जो है वो रिंग्स हैं। और एशियन गेम्स जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट है। इसका मतलब कई सारे स्पोर्ट यहाँ पे होते हैं और हर 4 साल के अंदर इसको हेल्ड किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गुरुदत्त सोंधी ये इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर हुआ करते थे। इन्होंने सबसे पहले एशियन गेम को सजेस्ट किया था, बाद में इनकी बात को मान लिया गया और सबसे पहले 1951 के अंदर एशियन गेम को जो है होस्ट किया गया और वो इन दिल्ली में हुआ था। तो इंडिया के अंदर पहला एशियन गेम हम लोगों ने उसको हेल्ड किया था। पहली बात तो ये 1951 से लेकर 1970 तक एशियन गेम को कौन रेगुलेट करता था, एशियन गेम फेडरेशन। लेकिन 1982 के बाद से इसको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया वो इसको रेगुलेट करती है, तब से लेके आज तक। उसके अलावा 1982 में फिर से दोबारा से इंडिया में एशियन गेम्स को होल्ड किया गया था। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता सकते हो कि इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, उसको कब हेल्ड किया गया था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, आपको पता ही होगा, और लेकिन आपको ये बताना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ हमारे पास है दोस्तों वो है सेंटर दिल्ली रो हेल्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। देखिए सेंटर और मतलब देखिए दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है ना, और यूनियन टेरिटरी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट रूल करती है। लेकिन दिल्ली कोई आम यूनियन टेरिटरी नहीं है। दिल्ली की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक CM चुन के आते हैं, उनकी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। तो ये केस काफ़ी समय से दिल्ली में चल रहा है कि भैया दिल्ली में एक्चुअली रूलर कौन है, वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है या फिर वहाँ के CM जैसे भी केजरीवाल जी हैं। तो ये डिबेट एक्चुअली काफ़ी समय से चल रही थी, जिस डिबेट को 2018 में सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनको सेंटर अपॉइंट करता है थ्रू प्रेसिडेंट,
ये दिल्ली के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे काम करते हैं, और इनकी जो एड और एडवाइस होती है वो एक्चुअली बाउंडिंग होती है, बाउंडिंग इन नेचर होती है, ठीक है। इट इज़ बाइंडिंग इन नेचर, जैसा कि यूजुअली होता है गवर्नर के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस होती है वो गवर्नर के ऊपर मैंडेटरी होती है, बाइंडिंग होती है। वही यहाँ पे भी डिबेट का वो एंड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन उसमें फिर भी अभी कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कई सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं अभी भी जो सीएम से बाहर रखे गए हैं, जैसे पुलिस, वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। पुलिस के अलावा जो सर्विसेज होती हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो अभी भी जो है वो दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। जैसे मान लो कोई आपको सेक्रेटरी, अब सेक्रेटरी तो ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं ना, आईएएस आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं, आईआरएस ऑफिसर वगैरह होते हैं, उनको ही सेक्रेटरी बोला जाता है। या फिर जो दूसरे सेक्रेटरीज होते हैं नॉर्मली, जो डिपार्टमेंट्स के लिए अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, ये अभी भी दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। सर्विसेज बेसिकली ब्यूरोक्रेसी, इसको लेके अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट में अब ये डिसाइड होगा कि जो दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी है वो किसके हाथ में रहेगी। मुझे ऐसा लगता है ये यूनियन के हाथ में रहेगी, मुझे ऐसा लगता है यूजुअली, बट लेट्स सी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो ये जो है पूरा मामला है, इसको आप थोड़ा पढ़ सकते हो। हिंदू साइट नेक्स्ट टू ज्ञानवापी मॉस्क सर्वेड। देखिए ज्ञानवापी मॉस्क जो है ना, ये बनारस के अंदर है। अगर आप बनारस से बिलोंग करते हो या कभी बनारस गए हो तो बनारस की पहचान है ना विश्वनाथ टेम्पल। बहुत ही अभी वहाँ पे गलियारा भी बनाया गया है, कॉरिडोर भी बनाया गया है, आपको पता ही होगा है ना। वहाँ से जो गंगा का घाट है उसके बीच में कॉरिडोर बनाया गया है। मैं बनारस में खूब गया हूँ, बहुत सारे, मैंने 2 साल के लगभग वहाँ पे क्लासेस की हैं। विश्वनाथ टेम्पल भी बहुत बार गया हूँ। उस समय काफ़ी छोटा प्रीमाइस हुआ करता था, लेकिन अभी उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया है। लेकिन विश्वनाथ टेम्पल के बगल में एक मस्जिद है जिसे कहा जाता है ज्ञानवापी मस्जिद, यानी ज्ञानवापी मॉस्क जिसको कहा जाता है। ज्ञानवापी मॉस्क के बिल्कुल बगल में उसकी दीवार के साथ लगते हुए एक और छोटा सा एक हिंदू श्राइन है, ठीक है। वहाँ पे माता गौरी की मूर्ति रखी गई है, उनकी पूजा वगैरह की जाती है। तो अभी ये केस जो है वो कोर्ट के अंदर गया हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है ये किसी पुराने मंदिर को गिरा के, जो एक्चुअली में रियल विश्वनाथ का टेम्पल था ना, उसको गिरा के, उसको तोड़ के फिर तोड़ के बनाया गया था। बाद में जो विश्वनाथ टेम्पल है उसके थोड़ा बगल में थोड़ा दूर वहाँ से शिफ्ट किया गया था। बहुत बार तोड़ा गया, लास्ट टाइम कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया। इसके खूब एविडेंस भी आपको वहाँ पे नज़र आते हैं, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद की जो दीवारें हैं उसके अंदर अभी भी पुराने टेम्पल के पिलर्स जो हैं लगे हुए हैं। तो उसको लेके जो है यहाँ पे कई समय से कंट्रोवर्सी चल रही है, और कोर्ट वगैरह के अंदर भी केस गया है। अभी कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दिया है एएसआई को कि वहाँ पे जाके सर्वे करे, वीडियोग्राफी वगैरह करे, और वहाँ पे देखे क्या एक्चुअली वहाँ पे कुछ हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ वगैरह हैं कि नहीं हैं। वो थोड़ा सा वहाँ पे इशू चल रहा है, ठीक है। वो थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हो। विश्वनाथ टेम्पल के बारे में थोड़ा बहुत जानना है तो आप हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो, राइट। और लास्ट टाइम जब इसको बनाया गया था तो वो होलकर जी थी, इंदौर की रानी थी, उनके द्वारा, राजा या रानी कुछ भी कहिए, उनके द्वारा बनाया गया था। तो हमारे पास से जो है एक प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट भी है 1991, जो कि इन सारी चीज़ों को कवर करता है। लेकिन ये राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो इस एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा डिटेल में जाने का यहाँ पर बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसरोज यूनिक गोल फॉर द वीनस मिशन। देखिए वीनस जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड पहला तो मरकरी होता है ना, दूसरा वीनस होता है, फिर अर्थ आता है। तो इसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज, इसका मास, इसकी डेंसिटी, ग्रेविटी, कॉम्पोजिशन लगभग वो हमारी अर्थ के जैसा ही होता है, इसलिए ट्विन ऑफ अर्थ कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इस पे मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है इसरो। अभी तक ये डिक्लेयर नहीं किया गया है कि वो मिशन एक्चुअली कब भेजा जाएगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो 2024 तक भेजा जा सकता है। लेकिन ये अपने तरह का बिल्कुल ही एक यूनिक वीनस का जो मिशन होगा बिल्कुल यूनिक होगा। देखिए सोमनाथ जी का कहना है कि जो कि इसरो के चेयरपर्सन हैं, उनका कहना है कि देखिए वीनस पे मिशन भेजना दिक्कत नहीं है, दिक्कत है वहाँ पे जाके टिकने की, क्योंकि वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। हालांकि ये सन से क्लोजेस्ट नहीं है, फिर भी हॉटेस्ट है, क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में 95% 96% के लगभग आपको वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस है ही।
तो इसकी वजह से एक्सट्रीम लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से वीनस का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये लगभग 700-800 डिग्री के लगभग हो जाता है। और यार इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे तो कोई इंस्ट्रूमेंट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, है ना। ये बड़ी समस्या है वहाँ पे। और वहाँ पे सल्फ़र वगैरह भी पाया जाता है। वहाँ के एटमॉस्फेयर के अंदर खूब सारा सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा डेंस है वहाँ का एटमॉस्फेयर एज़ कम्पेयर टू अर्थ। तो वहाँ पे मिशन को भेजना और वो सारी की सारी चीज़ें, वीनस का जो कोर होता है, जैसे हमारी अर्थ का कोर होता है, हमारी अर्थ के कोर में क्या होता है, आयरन होता है, निकल होता है। उसी तरह से वीनस के कोर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो। वीनस के बारे में एज अ प्लैनेट क्या है क्या नहीं है, चैलेंज कौन कौन से हैं, इसरो के मिशन वगैरह के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ सकते हो। PSLV, GSLV वगैरह सब आप पढ़ सकते हो। तो ये थोड़ा बहुत आपको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। गगन के बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अपने साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से, तो जो आपका नोट्स हैं साइंस एंड टेक के, वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। किस तरह के रॉकेट होते हैं, कितने तरह के मिशन होते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी वहाँ पे काम करती है, उनके अंदर जो जो इंजन होता है, कितने स्टेज का इंजन होता है, कौन सा फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्क्रैम जेट इंजन क्या होता है, रैम जेट इंजन क्या होता है, साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं ये वाला टॉपिक आप खुद से पढ़ सकते हो। मैंने सोचा था आपको करवाने का, लेकिन समय की वजह से नहीं करवा पा रहा हूँ। और वैसे भी आज सैटरडे का दिन है, तो आज एक्सप्लेन सेक्शन वैसे भी नहीं आया है। तो मैंने सोचा था आज आपको 2 एडिटोरियल करवा देता हूँ, लेकिन कराते कराते समय का पता ही नहीं चला और काफ़ी समय इसी में चला गया। ये आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। आसान है, क्योंकि जो अप्रैल मई की हीट है बेसिकली उसके बारे में बात कर रहा है, और हम लोग क्या कर सकते हैं इससे दूर करने के लिए। इंश्योरेंस वगैरह आप करवा सकते हो लोगों को, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि पिछले 15 से 20 सालों में सिर्फ इंडिया में ही 15,000 से 17,000 के लगभग लोग हीट वेव से मर चुके हैं। तो ये डिजास्टर के अंदर इसको हम लोग कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, जो इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं हीट वेव की वजह से, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, जो एग्रीकल्चर फेलियर होता है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा एडिटोरियल है डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, आप इसको डेफिनेटली पढ़ सकते हो, ठीक है। एक और छोटा सा यहाँ पे एक आर्टिकल है, काउड डाउन। एक्चुअली एक आर्टिकल कम है, ओपिनियन ज़्यादा है। तो इसमें कई सारे मुद्दे उठाए गए हैं। काउ विजिलेंटिज्म का मुद्दा उठाया गया है। पहलू खान आपको याद होगा, है ना, ये 2017 का ये केस हुआ था। उस समय उनके और उनके पिताजी को दोनों को मार दिया गया था, ये बोल के कि आप लोग जो है काउ मीट बना रहे हो अपने घर पे, अपने फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। काफ़ी पॉपुलर केस रहा था उस समय, आपको पता होगा। उसके अलावा अभी रिसेंटली केस क्या हुआ कि बजरंग दल के कुछ लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर 2 ट्राइबल लड़कों को पीट पीट के मार दिया, क्योंकि उनके ऊपर शक था कि वो काऊ मीट में डील करते हैं या फिर काऊ मीट बनाते हैं एंड ऑल दैट। तो काऊ स्लॉटर और काऊ विजिलेंटिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में। तो उसको लेके ये पूरा आर्टिकल है। कहा गया कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करो तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, यस, कि काऊ बैन किया जा सकता है। सिर्फ काऊ बैन नहीं बल्कि कैटल बैन। ऐसे किसी भी जानवर को जो मिल्च होते हैं, मिल्च मतलब जो दूध देते हैं, उनको स्लोटर नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को भी जस्टिफाई किया जो ये कहता है कि काऊ बैन इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए हमारा जो आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 48A है और 51A है, हालांकि ये DPSP है, जस्टिफिएबल नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट के पास पावर होती है कि वो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए काऊ बैन कर सकती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ये ऑर्डर दिया, उसको बेस बना के कई सारे स्टेट्स ने काऊ बैन को लेके अपने अपने स्टेट में कानून पास कर दिए, है ना। जैसे मध्य प्रदेश ने यहाँ पे किया, झारखंड ने किया, वो सारी चीज़ें, राजस्थान ने भी किया इवन। तो ये जो है पूरा थोड़ा सा मामला है और उसके अंदर ही ये चीज़ें कही गई हैं, और बाकी इसमें कुछ खास डिटेलिंग यहाँ पे है नहीं। आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है वो है द न्यू ट्रैक फॉर द कैपिटल पनिशमेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस। कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने एक डेथ पर कैपिटल पनिशमेंट को लेके किया था। तो ये वही घुमा फिरा के वही बात कर रहे हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, हमारे जो जजेस होते हैं वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही फांसी की सज़ा सुना सकते हैं, राइट। जब बिल्कुल ही ऐसा लगे कि यार ये जो क्राइम है वो बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम है, तब जाके जो है डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है। लेकिन जो रिटायर्ड जज हैं
जब उनसे पूछा गया कि सर ये बताइए कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता क्या है, तो सभी लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन बताई। इसका मतलब ये है कि हमारी जुडिशरी ने इस बात को डिफाइन ही नहीं किया गया कि भैया रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस एक्चुअली होता क्या है, जिसकी वजह से कई बार ऐसे केस भी हमारे सामने आते हैं जब एक नॉर्मल सा केस होता है और उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। सेशन जज में उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, हाई कोर्ट उसको जो है उसको काउंटर कर देता है। कई बार हाई कोर्ट में फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट उसको काउंटर कर देता है। तो कोई, क्योंकि ऐसी डेफिनेशन है ही नहीं, ये हम लोगों ने जजिस के ऊपर छोड़ दिया है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये यहाँ पे बड़ी समस्या है, तो इसको रीथिंक करने की ज़रूरत है। देखिए, रीथिंक का मतलब यहाँ पे अभी एक केस चल रहा है आजकल, मनोज एंड ओर्स वर्सेस मध्य प्रदेश। काफ़ी पुराना केस है वैसे ये, लेकिन ये केस है काफ़ी इंटरेस्टिंग। देखिए क्या हुआ कि यूजुअली क्या होता है जब किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, तो देखिए हम लोगों ने मेरे ख्याल से आर्टिकल 3-4 दिन पहले भी किया था। जब किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है तो यूजुअली क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि उस आदमी ने क्राइम कैसा किया है। ठीक है, क्या उस आदमी ने मर्डर किया है, क्या उस आदमी ने रेप प्लस मर्डर किया है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसकी इंटेंशन क्या थी मर्डर करने के पीछे, क्या वो प्लान मर्डर है या फिर वो अचानक से इमोशन में बह के मर्डर किया गया। ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। अगर वो सिचुएशनल है, मान लो किसी ने मुझे बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दे दी अचानक से और मुझे एकदम से गुस्सा आ गया और मैंने उस आदमी को मार दिया, तो मुझे अलग सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन जब मैं प्लान करके प्रॉपर किसी आदमी को मारता हूँ, उसके लिए एक सज़ा ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि क्राइम कैसा है। दूसरी बात रखी जाती है कि जो क्राइम करने वाला जो आदमी है, जो कल्प्रिट है बेसिकली, ठीक है, जिसने क्राइम कमिट किया है, उस आदमी का इंटेंशन समझ लीजिए या फिर वो आदमी का रिमोर्स की अगर आप बात कर लीजिए, क्या उस आदमी को अपने किए हुए पे पछतावा है या उसको अपने किए हुए काम के ऊपर गर्व है। ये भी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। अगर वो आदमी जज के सामने कहता है कि सर मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, मुझे 1% भी पछतावा नहीं है, तो जज बोलता है लो बेटा ठीक है, तुम्हें कैपिटल पनिशमेंट दे देता हूँ मैं। ऐसा बहुत सारे केस में होता है, लेकिन एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये दोनों चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। अभी राजस्थान में केस हुआ, 3 लोगों ने बेसिकली रेप किया था। वहाँ पे एक रेप करने वाला वो माइनर था, तो उसको तो अभी कुछ ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन जो 2 लोग थे उनको दोनों को इस समय फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो ये दोनों चीज़ें जो है कंसिडर की जाती हैं, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि ये काफ़ी नहीं है। कैपिटल पनिशमेंट एक बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है, इसके लिए जजिस को इससे बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसका जो है साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, यानी कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, क्या उसका बचपन कैसा था, क्या उसके बचपन में उसके साथ ट्रॉमा हुआ था, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें कंसिडर की जानी चाहिए किसी को भी फांसी की सज़ा सुनाने से पहले, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं जब कोई आदमी किसी तरह का क्राइम करता है। राइट, अब इस आर्टिकल के अंदर ये कहा गया, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग भी यही कह रहे हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बोला है कि फांसी की सज़ा सुनाने से पहले जज के सामने ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप एक्सपर्ट लोगों को चुनोगे, जो हो सकता है वहाँ पे किसी लोकल कॉलेज के अंदर साइकोलॉजी का प्रोफेसर होगा या फिर कोई क्राइम साइकोलॉजी के अंदर कोई एक्सपर्ट होता है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो उस कल्प्रिट है उसकी फैमिली का इंटरव्यू करेंगे, कल्प्रिट का इंटरव्यू करेंगे, उसकी बैकग्राउंड की जांच करेंगे। वो सारी की सारी चीज़ें करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो रिपोर्ट जज के सामने होगी। अब रिपोर्ट देखने के बाद, पढ़ने के बाद जज बाद में ये डिसीजन लेगा कि भाई इसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। ये जो है इस आर्टिकल के अंदर पूरा बताया गया है। ठीक है, थोड़ा आप इसको पढ़ सकते हो।
अगला जो आर्टिकल है हमारे पास वो है सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने दो नामों को क्लियर कर दिया हाई कोर्ट के। तो कोलेजियम के बारे में आपको पहले से पता ही है ना। कोलेजियम के अंदर जो है ये एक सिस्टम होता है बेसिकली, जिसके हमारे अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, तो 5 लोगों का होता है। और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? इसका बेसिक पर्पस होता है कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट करना, उनको बेसिकली प्रमोट करना, एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र करना। ये कुछ काम होते हैं सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम के, है ना। ये तो बहुत पुराना टॉपिक है, बार बार कर चुके हैं। इसी तरह से हमारे पास एक हाई कोर्ट का कोलेजियम भी होता है, सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम अलग से होता है, ठीक है। वो सारी की सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें। तो ये तो डेफिनेटली आप खुद से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि पुराना टॉपिक है ना, बहुत बार कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 MCQs हैं आपके लिए, ठीक है। कोलेजियम सिस्टम के रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट वगैरह के रिगार्डिंग आप अपने स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, ठीक है। वो आप यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हो। तो 1, 2, 3 और 4 4 टॉपिक हमारे पास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने है लाउड स्पीकर वाला। लेकिन इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि हम लोगों ने अपना बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव करंट अफेयर का कोर्स भी लॉन्च किया है, ठीक है। करंट अफेयर का कोर्स आज से शुरू हो जाएगा 7 मई से। इसका आज पहला दिन है। अभी तक किसी ने अगर वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप क्लिक करें, इसको कर सकते हो। और ये जो है 2023 के मेंस तक आपके लिए वैलिड रहेगा। और इस करंट अफेयर में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, एकदम बिल्कुल बिंदास होके अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। अगर आप इस साल का अटैम्प्ट दे रहे हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वीकली करंट अफेयर आपको कवर करवाएंगे हम लोग, और वीकली करंट अफेयर के नोट्स भी आपको हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेटली जाके कर सकते हो। इसका फीस हम लोगों ने बिल्कुल मिनिमम सा रखा है, ओनली 7900 रुपीज़। आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, उस पर जाके भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, लाउड स्पीकर इन मोस्क नोट अ फंडामेंटल राइट, ये कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। कुछ पिटीशन वगैरह डाली गई थी, उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए आपका फंडामेंटल राइट बिल्कुल भी नहीं है। सरकार अगर चाहे और कोर्ट अगर चाहे, ठीक है, तो वो लाउड स्पीकर को हटा सकता है। और ये सिर्फ मॉस्क की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है, हर रिलीजियस साइट की बात है। तो कोई भी किसी तरह का लाउड स्पीकर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बिल्कुल साफ साफ बात बोल दी है कि ये सब नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, आम जनता को परेशान करते हैं। तो लाउड स्पीकर नहीं होने चाहिए, ना ही मॉस्क के ऊपर, ना ही टेंपल के ऊपर, किसी भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर नहीं होने चाहिए। हाँ, आप लगा सकते हो, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि वो सिर्फ वहीं तक लिमिटेड रहे, वो उससे बाहर ना जाए, ताकि जनता परेशान ना हो, ठीक है। वो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। फर्टिलिटी रेट फॉल्स फर्दर, ओबेसिटी राइजेस। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि एक महिला, एक औरत जो है वो अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान कितने बच्चे पैदा करती है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्टिलिटी रेट, ठीक है। यहाँ पे एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, और इसकी एक यहाँ पे लिमिट होती है जिसे कहते हैं 2.1। तो टोटल फर्टिलिटी रेट अगर वो 2.1 है तो इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल। मतलब अगर एक औरत अगर वो 2.1 बच्चे पैदा करती है अपने जीवन में, यानी कि एक हस्बैंड और वाइफ अगर उनको 2 बच्चे रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है। पॉपुलेशन ना इंक्रीज़ होगी और ना डिक्रीज़ होगी, मोर और लेस, ठीक है। अब ये 2.1 क्यों है सर, क्यों नहीं? अब 0.1 बच्चे पैदा कौन करता है? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि 100 बच्चे पैदा होंगे, 100 के 100 सर्वाइव कर पाएंगे। कुछ बच्चों की डेथ भी हो जाती है डिलीवरी के दौरान, या उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, इसीलिए इसको हम लोगों ने 2.1 रखा है। तो इंडिया में दिस इज़ द डिज़ायर्ड रेट 2.1 विच इज़ कॉल्ड रिप्लेसमेंट रेट। तो अभी हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है 2019-2021 जो बिल्कुल लेटेस्ट है, इससे पिछले वाला 2015-16 में हुआ था। तो नए वाले की जो ऑब्जर्वेशन है वो कुछ हमारे सामने आई हैं। इन्होंने कहा है कि इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हमारे रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट अभी इंडिया का है 2.0, ठीक है। तो यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन आने वाले कुछ सालों में डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। जब 2015-16 में सर्वे हुआ था तो उस समय हमारा फर्टिलिटी रेट था 2.2। इंडिया में अभी कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसकी फर्टिलिटी रेट अभी भी
रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा है। जैसे बिहार, इसकी है अराउंड 3, मेघालय 2.9, उत्तर प्रदेश 2.3, झारखंड 2.26, मणिपुर 2.17। इन स्टेट के अंदर अभी भी ज़्यादा है, बाकी सारे स्टेट इससे नीचे जा चुके हैं। इवन कई स्टेट तो ऐसे हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, कुछ सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं, वहाँ की फर्टिलिटी रेट तो 1.5 1.6 भी जा चुकी है। तो मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होना भी शुरू हो जाएगा। ये कुछ ऑब्जर्वेशन इन्होंने निकाली है। उसके अलावा कुछ और ऑब्जर्वेशन भी हैं। और ये देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। इस तरह की चीज़ें अपने नोट्स में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपर डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है। तो मेंस एग्ज़ाम में अगर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कोई डेमोग्राफी के रिगार्डिंग या फिर वीमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग, हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग, आप डेफिनेटली इन डेटा को वहाँ पे पुट कर सकते हो, बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा आपको। तो इन्होंने कहा कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब होता है कि जब किसी की डिलीवरी किसी हॉस्पिटल में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होती है, उसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कहा जाता है। तो ये भी इंक्रीज़ हुआ है इंडिया में। पिछले फैमिली हेल्थ सर्वे में ये 79% था, अब ये बढ़ के 89% हो गया है। और अर्बन एरियाज़ में तो 94% हो गया है। देखिए पहले तो बच्चे घर के अंदर ही पैदा हो जाते थे, वो दाई वाई को बुला के बच्चे पैदा करवा दिए जाते थे, जिससे बहुत सारे बच्चों की डेथ भी हो जाती थी, क्योंकि वो तरीका बिल्कुल अनसाइंटिफिक होता है और अनहाइजीनिक होता है। तो बहुत बार तो इन्फेक्शन से ही माता की मृत्यु हो जाती थी या फिर बच्चा जो होता है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, जो कि अभी धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, और भी इन्होंने कई बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे डाली हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हो। जैसे स्टंटिंग है। स्टंटिंग का मतलब होता है कि कोई बच्चा अपनी एज के हिसाब से उसका उतना वेट नहीं हो पाता, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता। स्टंटिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई है। पिछले सर्वे में 2015 में स्टंटिंग वो 38% था, अभी सिर्फ 2% का ही यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। तो अभी स्टंटिंग वाली प्रॉब्लम तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा और कई सारी चीज़ें इन्होंने कही हैं अपने इस सर्वे के अंदर। ओबेसिटी वाला इन्होंने एक बात, जैसे मोटापा हम लोग कहते हैं, इंडिया में बेसिकली मोटापा बढ़ा है। ये 21% से 24 इंक्रीज़ हुआ है। महिलाओं में थोड़ा सा ज़्यादा है, पुरुषों में थोड़ा सा कम है, क्योंकि महिलाएँ हमारी कंट्री में जो है वो ज़्यादा हाउसवाइफ्स होती हैं, तो मूवमेंट काफ़ी कम रहता है। मेल या तो वो इंडस्ट्री वर्कर्स होते हैं या एग्रीकल्चरल वर्कर्स होते हैं या फिर वो ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो मे भी वो भी एक रीज़न हो सकता है कि पुरुषों में मोटापा कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। राइट, तो ये इस ऑब्जर्वेशन इससे यहाँ से भी आकर निकलती हैं। बाकी तो इसमें और कुछ खास है नहीं, आप ये इतना देख सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन स्टॉर्म ब्रूविंग ओवर द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो है स्टॉर्म आने वाला है। तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें, ठीक है, तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें, अरे यार कहाँ गया, हाँ जी ये रहा। तो ठीक है, इधर हमारा हो जाता है बे ऑफ बंगाल, इधर हमारा जो होता है अरेबियन सी। यूजली क्या रहता है ना, बे ऑफ बंगाल के अंदर साइक्लोन्स थोड़े से ज़्यादा आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में अरेबियन सी के अंदर भी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। तो हम जब बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स की बात करते हैं, ये आपको पता होगा कि इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो रोटेशन होती है वो कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है? वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो भी होते हैं वो बेसिकली एंटी साइक्लोन होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर आपने अपनी बेसिक एनसीईआरटी और जीसी लोंग पढ़ा हुआ है, आप ये बताइए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है और साउथ चाइना सी के अंदर किस नाम से जाना जाता है? ये दो क्वेश्चन आपको नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, साउथ चाइना सी एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो बात हो गई। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन दोस्तों जो भी होते हैं वो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इस साइड में इस तरह से डायरेक्ट चलते हैं, वो ऐसे चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हैं वो ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं। ट्रेड विंड पता है ना आपको कहाँ से कहाँ चलती है? प्रेशर बेल्ट वगैरह आपने पढ़ा होगा अपनी एनसीईआरटी में, जीसी लोगों के अंदर। ट्रेड विंड चलती हैं यूजली हमारी 35 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में चलती हैं, तो वो इस तरह से चलती हैं। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन भी उसी के इन्फ्लुएंस में होते हैं, इसलिए इसकी डायरेक्शन इस तरह से रहती है। तो अभी बे ऑफ बंगाल के अंदर जो साइक्लोन आने वाला है, ऐसा आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि वो हो सकता है उड़ीसा कोस्ट के ऊपर जो है वो और आंध्रा कोस्ट के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा। तो वहाँ पे ऑलरेडी वार्निंग वगैरह दे दिया गया है। तो ये था थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में। हालांकि साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है ज्योग्राफी का, इसको करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता है।
फिर हमारे पास टेम्परेट साइक्लोन्स भी होते हैं, जिसे हम लोग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बोलते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताएं कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं ये कहाँ पे, कौन से लैटिट्यूड पे पास होते हैं। और आप ज़्यादा तो नहीं, कम से कम अगर आपने पढ़ा हुआ है, देखिए तभी आप बता पाओगे। टेम्परेट साइक्लोन्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में मुझे आप 3 डिफरेंस बता दीजिए, कम से कम 3 बता दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में बताएं, अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है तो थोड़ा देखते हैं। कल मैं उन बच्चों के नाम भी अनाउंस करूंगा जिन्होंने बढ़िया आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, और 3-4 एमसीक्यू हम लोगों ने ऊपर देखे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आज के एनालिसिस में दोस्तों इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। एक बार देख लेते हैं कि टॉपिक हम लोगों ने सारे कवर किए हैं कि नहीं किए हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट हम लोगों ने कर लिया, वीनस, काउ विजिलेंटिज्म, डेथ पेनल्टी, हाँ तो लगभग हमारे सारे टॉपिक हो ही चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ठीक लगा होगा। लेकिन जो बच्चे अभी भी डाउट में हैं करंट अफेयर का कोर्स करें कि ना करें, अभी आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज से 7 मई से वो कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो वेट ना करें, आपको यहाँ पे हम लोग वीकली मैगजीन देंगे, वीकली करंट अफेयर देंगे, आपका क्विज़ भी किया जाएगा वीकली, ठीक है। क्विज़ भी आप कर सकते हो, और उसके अलावा आपको एक रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलने वाली हैं। तो बहुत ही शानदार एक सोच समझ के बड़ा प्लान करके हम लोगों ने वो बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें और फिर मिलते हैं सीधा क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।